माँ, बाहर कैसा शोर हो रहा है। तू रुक, मैं देखती हूँ। अरे राजू, ये शोर कैसा है। अरे चाची, वो ठेकेदार की पत्नी ने जहर खा लिया है, उसको अस्पताल ले गए हैं सब। अच्छा चाची, मुझे कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ माँ, किस लिए इतना शोर हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, वो ठेकेदारनी ने जहर खा लिया है, मर जाए तो अच्छा। ऐसा क्यों कह रही हो माँ। अरे तू नहीं जानती बेटा, रुपयों की चमक दमक ने उसको इतना गिरा दिया कि क्या बताएं। ये औरत के नाम पर कलंक है। तभी राजू की आवाज सुनाई दी, चाची ओ चाची, आओ अंदर आ जाओ। राजू, क्या हुआ, कुछ पता चला। आशा जी ने पूछा। हाँ चाची, उसकी हालत बहुत गंभीर है। सब बता रहे हैं कि ठेकेदार दूसरी औरत को घर ले आया है। दोनों में खूब लड़ाई हुई। ठेकेदार ने रूबी को बहुत मारा पीटा। रूबी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कल वो अपने पहले पति के पास गई थी, उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे अपना लो। अंबर ने मना कर दिया, बोला जिस ऐसो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, अब तुमको तुम्हारी वही जिंदगी मुबारक हो। हमारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने मत आओ। वहीं से लौटकर उसने ठेकेदार के घर के बाहर ही जहर खा लिया। सब कह रहे थे उसका बचना मुश्किल है। अच्छा चाची, चलता हूँ। ठीक है राजू। ये सब क्या किस्सा है मम्मी। नीसू ने अपनी माँ आशा जी से पूछा। अरे बेटा, ये एक अनोखी ही कहानी है। एक लंबी सांस लेकर आशा जी ने कहा, रूबी यही पास में ही रहती थी अपने पति अंबर और 2 मासूम बच्चों के साथ। गरीब ही सही, मगर बहुत खुश थे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में। मगर कहते हैं ना कि सुखी संसार को नजर लगते देर नहीं लगती है। वही हुआ रूबी और अंबर के साथ। अंबर एक कपड़े की शॉप पर काम करता था, इतना कमा लेता था कि बच्चों का पालन पोषण कर सके। रूबी भी कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहे थे जिसकी कल्पना वो किया करते थे। फिर भी दोनों जी जान से पूरी कोशिश करते रहते थे, मगर चादर से सिर ढकते तो पैर खुल जाता और पैर ढकते तो सिर खुल जाता। ऐसी ही जिंदगी चलती जा रही थी। मगर रूबी जब भी अपने आसपास के लोगों को अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े गहने देखती तो बरबस ही उसका मन विचलित हो जाता। काश मेरे पास भी ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती तो कितना आनंद आता जीवन में। इसकी ये लालसा आए दिन पारिवारिक कलह का कारण भी बनने लगा था। अंबर रूबी को हमेशा समझाने का प्रयास करता था, परंतु रूबी समझने को तैयार नहीं होती। बस यही रट लगाए रहती, कैसे होगा इतने कम पैसों में गुजर बसर। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए बस। इसकी रोज रोज के तानों से अंबर भी परेशान हो जाता और सोचने लगता कि कहां से लाए इतना पैसा जो अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। रूबी और अंबर के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन तो झुंझलाहट में अंबर घर ही नहीं आया। दूसरे दिन जब घर आया तो रूबी बहुत रोई और वादा किया कि अब से उसे दुखी नहीं करेगी। अंबर से वादा किया और निभाने की कोशिश भी करने लगी, लेकिन धीरे धीरे रूबी का मन दुनिया की चकाचौंध में फिर से उलझने लगा। अब रूबी अपने इस आर्थिक कष्ट को झेलने में असमर्थ थी। उसकी धन लोलुपता बढ़ती जा रही थी। अब वो अंबर को दूसरी नौकरी की तलाश करने को कहती। देखो अंबर, इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजर बसर नहीं होता है। तुम क्यों नहीं दूसरी नौकरी तलाश करते हो। दूसरी नौकरी, ये क्या कह रही हो रूबी, इतना आसान नहीं होता नौकरी मिलना। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ, बस थोड़ा सब्र रखो। ये सुनते ही रूबी खुशी से अंबर से लिपट गई। तुम कितने अच्छे हो अंबर, और अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। क्या बात है, आज खाना नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। रूबी खुशी खुशी खाना परोसने लगी, जैसे मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। अब तो रोज पूछती, अंबर कुछ पता किया कि नहीं। रूबी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पता तो किया, पर निराशा ही हाथ लगी। इस महामारी में कोई भी ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहा है। कितनों की तो नौकरी चली गई। तुम अपने किसी मित्र से क्यों नहीं कहते, शायद कुछ मदद मिल जाए। रूबी ने व्याकुलता से कहा, ठीक है, देखता हूँ। और अंबर चादर तानकर सो गया। रूबी की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। रूबी रात भर करवटें बदलती रही। अब जब तक अंबर घर नहीं आ जाता, रूबी का मन किसी काम में नहीं लगता। उसे तो बस अपने सपनों के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
उसका अपने बच्चों और पति में भी ध्यान नहीं रहता। उसके व्यवहार के इस परिवर्तन से अंबर काफी चिंतित हो जाता। रूबी को बहुत समझाया करता, परंतु रूबी उसकी बातों को गौर नहीं करती। फिर से घर में कलह शुरू हो गया। रूबी किसी तरह मान नहीं रही थी। इसी तरह लड़ते झगड़ते दिन बीत रहे थे। अचानक रूबी ने कहा, अंबर, तुम्हारे मालिक हमेशा 2 दिन के लिए तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं और वो तुमसे कोई हिसाब भी नहीं पूछते हैं। तुम जितना भी चाहो उतने रुपए कम बता सकते हो। आखिर तुम इतनी मेहनत करते हो और वो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे हैं। इतना तो बनता है। कैसा रहा मेरा आइडिया? ये सुनते ही अंबर चिल्ला पड़ा, रूबी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जिस मालिक ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, उसी से मैं गद्दारी करूं तुम्हारी चंद खुशियों के लिए? शर्म करो जरा। बहुत हरिश्चंद्र की औलाद मत बनो। नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम। और को देखो कितना ऐसो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। अपने ही घर में देखो, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, सब कितने सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको उनके यहाँ जाने में भी शर्म आती है। बस तुम अपने उसूलों को मेडल बनाकर गले में लटका लो, देखें उससे पेट भरता है क्या। रूबी की बात सुनकर अंबर दंग रह गया। रूबी, तुमको समझा पाना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन सा लगता है। इतना कहकर अंबर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। चाय की दुकान पर बैठकर यही सोचता रहा कि कैसे समझाऊं रूबी को, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज के इस कलह भरे माहौल से कैसे छुटकारा पाया जाए। सुबह से शाम हो गई, मगर अंबर ना ही दुकान पर गया ना ही घर आया। बच्चे बार बार घर के दरवाजे के पास आकर झांकते कि शायद अब पापा आ जाएं, मगर उस रात अंबर घर नहीं आया। अब रूबी भी चिंतित होने लगी, कहाँ होंगे अंबर? रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रूबी ने दौड़कर दरवाजा खोला। अंबर को देखते ही लिपट कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे? कितनी चिंता हो रही थी मुझे। बच्चे भी रोते रोते सो गए थे। कितना इंतजार किया, कहाँ थे? अंबर कुछ नहीं बोला और चुपचाप नहाने चला गया। रूबी ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अंबर को दिया। मुझे भूख नहीं है रूबी, तुम खा लो। अंबर, मुझे माफ कर दो और नाश्ता कर लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम्हारी कसम, तुमसे बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। दोनों ने संग में नाश्ता किया। अंबर अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। रूबी ने भी किसी तरह परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और हंसी खुशी जीने लगे। कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती, और यही हुआ रूबी और अंबर के जीवन में। भूचाल सा आ गया उनकी जिंदगी में, और उस भूचाल का नाम था ठेकेदार राघव। ठेकेदार राघव अंबर का दूर के रिश्ते का भाई लगता था और दोनों बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे, इसलिए मित्रता भी दोनों की बहुत थी। परंतु दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। राघव एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, इसी वजह से अंबर उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करता था, क्योंकि राघव अपने रसूख का फायदा उठाकर थोड़ा अपनी मनमर्जी करता था और आवारागर्दी में भी तल्लीन रहता था, जो अंबर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उससे दूर ही रहना पसंद करता था। एक दिन बाजार में अंबर की मुलाकात राघव से हो गई। अरे अंबर, मेरे यार, मेरे भाई, कितने सालों बाद तुमसे मिलना हुआ। ये कहकर दोनों गले लग गए। और कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? क्या चल रहा है? शादी वादी किया कि नहीं? अंबर ने एक सांस में ही सारे सवाल पूछ बैठा। अरे नहीं यार, शादी वादी के पचड़े में कौन फंसे, मैं तो अभी आजाद रहना चाहता हूँ, हंसते हुए राघव ने कहा। और तू बता, तेरा क्या रहा है? भाई, मैंने तो शादी भी कर ली और बाप भी बन गया, अंबर कहकर ठहाके लगाने लगा। अरे वाह, बता, भाभी और बच्चों से कब मिलवाएगा? अभी चलो, अंबर ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, आज रहने दो, मुझे थोड़ा जरूरी काम निपटाना है। तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब आऊँगा, राघव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर दोनों गले मिलकर चले गए। शाम को घर आते ही अंबर ने रूबी को सारी बात बताई। रूबी बोली, अचानक से ये दोस्त कहाँ से आ गया? आपने तो कभी बताया नहीं। अरे रूबी, पढ़ाई करने के बाद हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, किसी को कहाँ फुर्सत कि कोई मिलने आए। ये तो अपने किसी काम से कानपुर आया है और काम खत्म होते ही वापस लखनऊ लौट जाएगा। हमारी अचानक से बाजार में मुलाकात हुई, हालचाल पूछा। उसने कहा कि भाभी और बच्चों से कब मिलवा रहे हो, तो मैंने उसे बुलाया है, वो खुद फोन करेगा। 2 दिन बाद ही राघव का फोन आया और अंबर उसे घर लेकर आया। राघव ढेर सारी मिठाई, फल और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आया। अरे राघव भाई, इन सब की क्या जरूरत थी? राघव ने कहा। एक तरफ भाई बोलता है और दूसरी तरफ कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। अरे भाई, मैं इनका चाचा हूँ, इस नाते तो मेरा पूरा हक बनता है। तभी रूबी चाय नाश्ता लेकर आई।
इनसे मिलो, ये मेरे भाई। शायद भाई कम और दोस्त ज्यादा हैं। और ये मेरी पत्नी रूबी। राघव रूबी को निहारता रह गया। रूबी है ही इतनी सुंदर। अरे वाह भाई, लगता ही नहीं कि भाभी 2 बच्चों की माँ है। इतना सुनते ही रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी और इतराते हुए अंबर से बोली, बस आपको मेरी कदर समझ नहीं आती है। अंबर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, जाने मन कदर तो तुम्हारी बहुत करता हूँ, बस तुम समझ नहीं पाती। राघव ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाभी जी, ये है ना देवर आपका कदरदान। और सभी हंसने लगे। देवर जी, खाना खाकर जाइएगा। हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल, जो आप कहो सर आंखों पर। राघव और रूबी दोनों बातों में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें अंबर का तनिक भी ख्याल न रहा। अंबर को बहुत असहजता महसूस हो रहा था। रूबी को इस तरह बेफिक्र होकर बातें करना कहीं न कहीं अंबर को परेशान कर रही थी। अपने को सामान्य करते हुए बोला, अरे रूबी, अपने देवर का बस बातों से ही पेट भरोगी या कुछ बनाओगी? खाने का समय हो रहा है और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। भूखे पेट भेजने की तैयारी है क्या? अंबर की बात पर सब हंसने लगे। जी अभी बनाती हूँ। और रूबी उठकर चली गई। खाना खाने के बाद राघव जाने लगा तो रूबी बोली, देवर जी, जब तक आप यहाँ हैं तब तक शाम को यहीं खाने के लिए आ जाया करिएगा। रूबी ने मानो राघव के दिल की बात कह दी हो। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी जी, आप कहें और हम ना आए, कहकर हंसने लगा। अंबर ने भी फीकी मुस्कान के साथ कहा, भाई रूबी सही कह रही है। रूबी को न जाने क्या मिल गया हो, इतना खुश हो रही थी, परंतु अंबर अंदर ही अंदर किसी बुरी आशंका से डर रहा था। अंबर राघव की हरकत से बचपन से ही वाकिफ था, मगर उसे लगा कि वो मेरा भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी उसने रूबी को समझाते हुए कहा, रूबी, ये बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुमने बिना सोचे समझे राघव को रोज खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। रोज कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, इससे हमारे महीने भर का बजट हिल जाएगा। और अगर अच्छे से खाना नहीं खिलाया तो हमारी बेइज्जती होगी, सो अलग कुछ तो सोचा करो। तुम भी ना अंबर, रूबी तुनक कर बोली, कितने अच्छे हैं देवर जी, कितना सामान लेकर आए हैं हमारे लिए। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनके काम आ सकें। ज्यादा मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगी। चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है। अंबर रात भर करवटें बदलता रहा। उसके मन मस्तिष्क में एक अनजाना सा भय घर कर चुका था। फिर भी वो अपने मन को समझाने में लगा, सब ठीक है। यही सोचते हुए सुबह हो गई। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इधर रूबी बेसब्री से राघव के आने का इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से खाना बना लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूबी ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने अंबर को देखकर बोली, आप हैं? क्यों? मैं हूँ क्या मतलब? मैं तो रोज इसी समय आता हूँ। तुम चौंक क्यों गईं? अरे नहीं, बस मैंने सोचा कि राघव है। रूबी की बात बीच में ही काटते हुए अंबर ने कहा। रूबी बिल्कुल सकपका गई। अरे नहीं जी, आप तो नाराज हो गए। रूबी मनाने के अंदाज में दुलारने लगी। चलिए हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि राघव की आवाज सुनाई दी, मुझे भी चाय पीना है भाभी जी। अरे देवर जी, आइए बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर रूबी चाय बनाने चली गई। लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए, हंसते हुए बोली। भाभी जी, आज तो आप कमाल की लग रही हैं, नजर उतार लीजिएगा, कहकर राघव हंसने लगा, साथ में रूबी और अंबर भी। मगर अंबर के मन का भय उसकी हंसी के आड़े आ रही थी। तभी एक पैकेट और खाने पीने की चीज रूबी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके और बच्चों के लिए है। रूबी ने खुश होकर तुरंत सारा सामान ले लिया, परंतु अंबर ने टोका, अरे राघव, ये सब अच्छा नहीं लगता। रूबी, सामान वापस करो तुम। राघव ने अंबर को टोकते हुए कहा, अंबर, क्या तुम मुझे पराया समझते हो? फिर तो मैं भी चलता हूँ, खाना होटल में ही खा लूंगा। रूबी ने भी तुरंत राघव के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आखिर आपके भाई हैं और मेरे देवर जी हैं, अपना समझकर ही तो आए हैं। आप भी ना अंबर, बहुत सोचते हैं, अपनों में कैसी झिझक, भला बताओ। अंबर मन मारकर चुप हो गया। राघव ने रूबी से कहा, भाभी जी, पता नहीं आपको गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। रूबी ने पैकेट खोलकर देखा, उसमें सुंदर सी साड़ी थी, जिसे देखकर रूबी उछल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। अंबर को रूबी का ये व्यवहार कतई अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो मूक दर्शक बना बैठा रहा। अब ये सिलसिला जब तक राघव दिल्ली नहीं लौट गया तब तक चलता रहा। राघव के जाने के बाद अंबर को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिनों बाद ही अंबर और रूबी की शादी की सालगिरह थी। अंबर ने रूबी को एक साड़ी दिया और कहा, शाम को तैयार रहना, हम लोग बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही खाना भी खाएंगे। रूबी ने ठीक है,
शाम को अंबर घर आया तो रूबी को देखकर बोला, ये क्या, मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये तो राघव की दी हुई साड़ी है ना? अरे अंबर, साड़ी ही तो पहन ली मैंने, और फिर बाहर भी तो जाना है, तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, महंगी साड़ी पहनूंगी तो। अंबर बहुत उदासी से बोला, हम और दोनों अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने निकल जाते हैं। तभी अचानक राघव का फोन आ जाता है। हेलो, तुम कहाँ पर हो यार? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, हम लोग थोड़ा मंदिर आए हैं। अभी अंबर बोल ही रहा था कि रूबी ने फोन छीन लिया और बोली, अरे देवर जी, आज बहुत मौके से आए हैं आप। आज हमारी शादी की सालगिरह है और हम लोग आज बाहर ही खाना खाएंगे। आप यहीं हैं तो आप भी आ जाइए ना, सब मिलकर मजे करेंगे। बिल्कुल भाभी, बस अभी आया। बताइए आप लोग कहाँ हैं? पुराना हनुमान मंदिर है, वहीं आ जाइए। रूबी की इस बात से अंबर बहुत दुखी हुआ, मगर कुछ कह नहीं सका। राघव के पहुंचते ही सब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, परंतु राघव ने कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और कार की तरफ इशारा किया। सभी को लेकर एक अच्छे होटल में खाना खिलाने ले गया। वहां पहुंचते उनका शानदार स्वागत हुआ, केक कटा और एक खूबसूरत सा तोहफा भी राघव ने दिया अंबर और रूबी को, और फिर सब घर लौटे। रूबी तो अपने आप को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझ रही थी। गिफ्ट खोलते ही रूबी उछल पड़ी। राघव ने उसे मोबाइल फोन दिया और अंबर को महंगी सी घड़ी। ये सब देखकर अंबर की टेंशन बढ़ती जा रही थी, मगर रूबी अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। आज उसे वो सब मिला जिसकी तमन्ना उसे हमेशा रहती थी। उसके मुंह से राघव की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। यही सबसे बड़ा कारण था अंबर की परेशानी का। शादी की सालगिरह के बाद तो रूबी के दिल दिमाग में जैसे राघव बसता जा रहा था। दिन रात बस राघव की बातें रूबी की जुबान पर चढ़ी रहती थीं, और इधर अंबर की मनोदशा बहुत खराब हो रही थी। वो जब भी रूबी को समझाने लगता, रूबी तुरंत उसकी बात काट देती। तुमसे तो कुछ होता नहीं, अगर कोई हमें थोड़ी खुशी दे रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। वो आपसे कुछ मांग भी तो नहीं रहे हैं, आपको क्यों बुरा लगता है? रूबी के इस बदले व्यवहार से अंबर बेहद चिंतित रहने लगा। रूबी की महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी थीं। रूबी को जब से मोबाइल फोन मिला, तब से रूबी बस दिन रात राघव से बातें करने में बिताने लगी। अंबर और बच्चों के प्रति वो लापरवाह होती जा रही थी। इधर राघव भी रूबी की खूबसूरती पर फिदा था और उसको रूबी की कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। उसने तो अब कानपुर में भी अपना घर खरीद लिया। अब तो राघव बेधड़क होकर रूबी के पास किसी भी समय आने लगा। यहाँ तक कि अंबर जब घर पर नहीं होता तब भी वो आने लगा। राघव और रूबी की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। एक दिन मौका देखकर राघव ने रूबी को बाहों में भर लिया और बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे बिना अब मेरा दिल नहीं लगता, और रूबी को प्यार से सहलाने लगा। रूबी ने भी बिना विरोध किए ही अपने को राघव की आगोश में सौंप दिया। जब प्यार का खुमार उतरा तो रूबी एकदम से रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? अंबर को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अरे रूबी मेरी जान, अंबर को बताने की जरूरत क्या है? और जब कोई बताएगा नहीं तो वो कैसे जानेगा? बच्चे तो स्कूल में हैं, अब बचे हम और तुम, मेरी जान। और उसने फिर रूबी को अपने आगोश में भर लिया। अब तो राघव आए दिन रूबी को कीमती तोहफे देता और रूबी उसकी हवस को मिटाती रहती। रूबी और राघव की करतूतों के चर्चे अब धीरे धीरे आस पड़ोस में होने लगे। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। अंबर को चलते रहा कुछ कमेंट भी सुनने को मिलते, अरे अंबर, जरा बीबी का ध्यान रखा करो, वरना एक दिन फुर्र से उड़ जाएगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। रूबी भी आज विद्रोह पर उतर आई थी। हाँ आए थे तो क्या? तुमको मना किया था मैंने कि उससे दूर रहो। जब मैं घर में नहीं रहता हूँ तुम क्यों आने देती हो उसको? मैं नहीं रोकूंगी उन्हें, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे मन की हर चीज ला कर देते हैं, मैं क्यों रोकूं उन्हें? जो तुम नहीं दे पाए कभी, वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं मेरी। रूबी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंबर अपना आपा खो बैठा और एक झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया रूबी के गाल पर। बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। कौन सी इज्जत? इज्जत से पेट नहीं भरता है किसी का। अपनी इज्जत अपने पास रखो। तुम्ही को मुबारक हो तुम्हारी इज्जत, मुझे ऐसी जिंदगी रास नहीं आती। रूबी, चिल्ला पड़ा अंबर, मुझे तो पहले ही शक था, तुम्हारे लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे थे मुझे। खबरदार, जो आगे से राघव को घर में घुसने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बच्चों को सहमत देख अंबर उन्हें अपने साथ सुलाने के लिए लेकर गया। रूबी बुत की तरह खड़ी रही। आज उसे अपनी खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी आंखों पर जैसे पैसों की चकाचौंध की पट्टी बन गई थी
उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला लिया। सुबह होने का इंतजार करने लगी। अंबर भी आज काम पर नहीं गया। कल की बात से काफी दुखी था और मन उदास था। एक अनजाने डर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसे अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। रूबी ने आज कोई काम भी नहीं किया, न ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और न ही घर का कोई काम किया। बस बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूबी लगभग दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोला। राघव को देखते ही उससे लिपटकर बोली, प्लीज राघव, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अंबर अबाक खड़ा रूबी को देखता रहा। बड़ी हिम्मत करके बोला, रूबी ये क्या कह रही हो? ये घर, ये बच्चे और मैं सब तो तुम्हारे ही हैं। हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हो? होश में आओ रूबी, अपनी जिंदगी नरक में मत झोंको। ये राघव केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ रूबी, मेरी बात सुनो। बच्चों की खातिर कुछ तो सोचो। मगर रूबी, जिसे अपनी खुशियों के आगे सारा जहान बेकार लग रहा था, अंबर राघव के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मेरी गृहस्थी बर्बाद मत करो राघव। राघव ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रूबी का फैसला है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं, वासना है जिसने रूबी को अंधा बना दिया। अंबर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यही सही, ये मेरा फैसला है। मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकती। और वो अपना बैग उठाकर राघव के साथ चली गई। पीछे छोड़ गई अंबर के लिए दुखों का सागर, जिससे निकल पाना अंबर के लिए बहुत नामुमकिन सा था। रूबी के जाने के बाद अंबर के सामने हजारों मुश्किलें खड़ी हो गईं। कैसे लोगों का सामना करेगा? उनके सवालों का क्या जवाब देगा? बच्चों को अकेले कैसे संभालेगा? कई दिनों तक उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मजबूरी में निकलना भी पड़ता तो अंधेरे में चोरी चुपके से जाता। मगर कितने दिन तक ऐसा चलता? आखिर लोगों का सामना करना ही पड़ा। अंबर लोगों के जलील करने वाली बातें सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाता। सिर झुकाए चुपचाप निकल जाता। धीरे धीरे लोगों के ताने भी बंद हो गए और अब अंबर के प्रति सहानुभूति होने लगी। कहते हैं ना कि दुख और सुख दोनों ही सहते सहते कुछ दिनों में सामान्य सा प्रतीत होने लगता है। अंबर भी इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ चुका था। सभी पड़ोसी बच्चों की देखभाल में अंबर की बहुत मदद करते थे। रूबी अपने सपनों की दुनिया में आजाद होकर उड़ रही थी। ना कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला। मानो सारे जहान की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दिया हो राघव ने। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। पैसे की चकाचौंध में लुप्त हो गई थी। उसे कभी भी अपने बच्चों की और ना ही अंबर की याद आई। उसकी दुनिया जैसे राघव से शुरू होकर राघव तक ही खत्म हो गई थी। राघव भी उससे सर आंखों पर बैठा कर रखता था। ये सिलसिला कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत के तरानों में गुजरता रहा। फिर धीरे धीरे इसका नशा राघव के सिर से उतरने लगा। राघव जो कभी इस डाल का पक्षी तो कभी उस डाल का पक्षी, उसका मन एक जगह कहाँ लगने वाला था। धीरे धीरे राघव घर पर देर से लौटने लगा। अब रूबी की चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन मौका देखकर बोली, राघव, आप अपने माता पिता से कब मिलवाएंगे मुझे, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। तभी तो हम आपकी पत्नी का दर्जा पा सकेंगे। राघव शांत रहा। बोलिए ना राघव, कब ले चलेंगे मुझे उनके पास? अरे क्यों परेशान होती हो तुम? मौका देखकर चलते हैं। अभी इधर बहुत काम है मुझे। पक्का? रूबी ने हाथ बढ़ाकर पूछा। राघव ने भी उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल पक्का। रूबी खुश तो हो गई, मगर उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था। कहीं राघव उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। काफी महीने बीत गए। माता पिता से मिलने को रूबी कहती और राघव टालता रहता। अब तो राघव कई कई दिन रूबी के पास नहीं आता। रूबी के पूछने पर बताता कि काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। अब तो धीरे धीरे रूबी के खर्चे पर भी रोक लगाने लगा। कितने खर्चे हैं तुम्हारे रूबी? थोड़ा कंट्रोल करो तुम। अरे वाह राघव, पहले तो कभी नहीं टोका, अब अचानक से मेरे खर्चे दिखने लगे। और नहीं तो क्या, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं? राघव ने तेज आवाज में कहा। अच्छा, जब अपना मतलब निकालना था तो हम बहुत अच्छे थे। आज हम इतने बुरे हो गए हैं कि मेरे खर्चे अब बोझ लगने लगे हैं। राघव झुंझलाहट में बाहर चला गया और रूबी राघव के इस बदले व्यवहार से दुखी होकर रोने लगी। धीरे धीरे रूबी और राघव के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। रूबी को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। जब राघव घर पर आया तो रूबी सामान्य होकर उससे बातें करने लगी, मगर राघव का मन रूबी से भर चुका था और वो किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाने के लिए सोचता रहता। रूबी कुछ दिनों से अपने को काफी अकेला महसूस करने लगी थी। राघव ने अब एक नया बसेरा बना लिया था। अब वो ज्यादातर वहीं रहता था।
एक दिन रूबी ने पूछा, राघव आज हम कहीं बाहर चलें? बहुत दिनों से हम साथ में कहीं नहीं गए हैं। राघव ने कहा, नहीं, आज मुझे बहुत से काम हैं, मैं कल तक वापस आऊंगा। जरूरी काम, जरूरी काम। रूबी शांत हो गई और सोचने लगी कि आजकल राघव मुझसे खिंचा खिंचा सा रहता है। राघव के जाने के बाद शाम को रूबी भी मन बहलाने के लिए पास के बाजार में निकली। अचानक से वो चौंक गई। ये तो राघव की कार है। और उसने ड्राइवर से पूछा कि साहब कहाँ हैं? ड्राइवर ने कहा, रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। क्या? पर उनको तो बाहर जाना था। नहीं मैडम जी, साहब को कहीं नहीं जाना था। ठीक है, साहब को कुछ नहीं बताना, रूबी ने ड्राइवर से कहा और मुंह पर मास्क लगाकर उसी रेस्टोरेंट के अंदर गई और कोने की टेबल पर बैठ गई। मगर उसे राघव कहीं नजर नहीं आया। क्या लेंगी मैम? वेटर ने पूछा। रूबी ने कहा, कॉफी। रूबी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। कॉफी मैम? हाँ हाँ, रख दो। तभी उसने राघव को एक लड़की के साथ प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देखा। उसने झट से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। राघव के जाने के बाद रूबी घर लौट गई। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उसने राघव को फोन किया, आप कब तक आएंगे? मैं कल तक आ जाऊंगा, काम खत्म होते ही। कौन सा काम और कहाँ? उस रेस्टोरेंट में, उस चुड़ैल के साथ। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं राघव? ये क्या बकवास है रूबी? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो राघव। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस चुड़ैल के साथ। वो मेरी क्लाइंट है रूबी, मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी घर आओ। ठीक है, आता हूँ। राघव के आते ही रूबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन है वो? कहा ना मेरी क्लाइंट है। झूठ मत बोलो। अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी राघव। समझ लेना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उस चुड़ैल को घर में घुसने नहीं दूंगी। कैसी पत्नी? कौन सा पति? तुम केवल घर से भागी हुई औरत हो। राघव, रूबी तिलमिला उठी। तुम मुझे लेकर आए थे, तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। हाँ रूबी, तुमको लेकर जरूर आया हूँ, मगर तुमसे मैंने शादी तो नहीं की। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? और बिना शादी किए साथ में रहने वाली औरत को क्या कहते हैं? तुम्हें पता है कि नहीं? राघव, रूबी चिल्ला उठी। चिल्लाओ नहीं रूबी, तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जो औरत अपने बच्चों, पति की नहीं हो सकी, चंद रुपयों की खातिर अपनी इज्जत बेच दिया, उस औरत को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा? ये तुमने सोचा भी कैसे? राघव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्यार? ये किस चिड़िया का नाम है? तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से, मेरे रुतबे से प्यार है। ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता, जहाँ पैसा देखा वहीं चल देती हैं। जैसे तुमने अपने इतना प्यार करने वाले पति को और मासूम बच्चों को क्षण भर में छोड़ दिया। रूबी बुत बनी खड़ी रही। सच तो कह रहा है राघव, सच में मैंने अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने अरमानों के लिए बलि चढ़ा दिया। काश मैं अंबर की कही बात को नजरअंदाज नहीं करती, इस बनावटी दिखावा और चकाचौंध के माया जाल में ना फंसती। राघव कब घर से बाहर चला गया उसे पता ही नहीं चला, और जब आया तो रूबी के होश उड़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? राघव के साथ में उसी रेस्टोरेंट वाली लड़की को देखकर कहा, ये अब यहीं रहेगी मेरे साथ। शायद रूबी को इसकी कल्पना भी नहीं थी। ये क्यों यहाँ रहेगी? रूबी विफर पड़ी और राघव को पकड़कर झिझोड़कर पूछा, बताओ ये क्यों रहेगी? मेरे होते ये नहीं रह सकती, निकालो इसको यहाँ से। रूबी अपना आपा खो बैठी थी। वो राघव को बुरी तरह नोचने लगी। राघव ने भी रूबी को बहुत मारा। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन बीत चुके थे, ना वो लड़की गई और ना ही रूबी राघव का झगड़ा खत्म हुआ। आज सुबह ही राघव ने रूबी को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी और भागकर सीधे अंबर के पास गई। अंबर घर पर नहीं था। बच्चों को देख लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। बच्चे भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर सहम गए। मम्मी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? रूबी निःशब्द थी, बस रोए जा रही थी। शाम को अंबर घर आया तो रूबी को देखते ही आग बबूला हो गया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दो अंबर, रूबी कहकर रोने लगी। माफी? कैसे कर दूं तुम्हें माफ? नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। अंबर बिफर पड़ा। जिस ऐसो आराम के लिए तुम्हें अपने छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर जाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, अब तुमको तुम्हारी वही जिंदगी मुबारक हो। हमारी जिंदगी में फिर से जहर मत घोलो, प्लीज अंबर। रूबी अंबर का पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो। अंबर ने रूबी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बहुत देर तक रूबी दरवाजे के पास बैठी रही, फिर उठकर चली गई और वापस राघव के घर आई, पर राघव ने भी उसे घर में घुसने नहीं दिया।
रूबी को अब कोई किनारा नजर नहीं आया और उसने राघव के घर के बाहर ही जहर खा लिया। अरे वो देखो, ठेकेदारनी को कुछ हो गया, वो सड़क पर बेहोश पड़ी है, इसको अस्पताल ले चलो, ठेकेदार को बुलाओ। बाहर शोर की आवाज सुनकर राघव बाहर निकला तो देखा कि रूबी की हालत काफी गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल ले गया और उसे वहीं छोड़कर पुलिस के डर की वजह से शहर छोड़कर भाग गया। एक गहरी सांस लेकर आशा जी ने कहा, आखिर क्या हासिल हुआ रूबी को? झूठे प्यार और चंद रुपयों और गहनों की मृग तृष्णा में ऐसी फंसी कि अपनी खुशहाल जिंदगी तबाह कर लिया उसने। चाची, ओ चाची, क्या हुआ? अंदर आ जाओ राजू, कुछ पता चला क्या हुआ? हाँ, मैं भी अस्पताल गया था। अब तुझे क्या पड़ी थी अस्पताल जाने की? अरे पता है, वहाँ पुलिस पहुँची थी। रूबी को थोड़ा होश आया तो पूछताछ किया। ठेकेदार तो अपनी जान बचाकर भाग गया। रूबी ने उसी का नाम लिया है, अब वो बचेगा नहीं। रूबी ने उस पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और धोखे से उसे फंसाने का भी आरोप लगाया है। अस्पताल में मैंने उसके पहले पति अंबर को भी देखा। अच्छा, वो क्या कर रहा था वहाँ? पता नहीं चाची, रूबी को कोई देखने वाला नहीं है ना, शायद तरस आ गया होगा। डॉक्टर बता रहे थे कि 24 घंटे अगर अच्छे से बीत गए तो रूबी खतरे से बाहर आ जाएगी। चलो अच्छा है, अब अंबर के अलावा है ही कौन उसका? ठेकेदार तो भाग गया, भला हो उस अंबर का, कितना नेक दिल इंसान है, इतना सब होने के बावजूद रूबी का ध्यान रख रहा है। अच्छा है, चलता हूँ चाची। पापा पापा, आवाज सुनकर अंबर चौंक गया। क्या है बेटा? पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है, चलो ना। अंबर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, जाए कि नहीं। अंबर बेटा, ये लो खाना खा लो, तुम लोग भूखे होगे। अंबर की पड़ोस की चाची खाना रखते हुए बोली, खा लो बेटा, ऊपर वाला न जाने इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है तुम्हारी। पापा चलो ना मम्मी के पास। अंबर से बच्चे फिर जिद करने लगे। देख रही है चाची, इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि अब इस घर में तेरी मम्मी के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं अंबर बेटा, शायद जिंदगी तुमको एक मौका फिर से दे रही है, शायद यही ईश्वर की मर्जी है। अपने लिए नहीं तो बच्चों की खातिर ही सही, तुम्हें एक बार तो रूबी के लिए फिर से सोचना चाहिए। मैंने दुनिया देखी है बेटा, कैसे गुजारेगा तू इतनी पहाड़ सी जिंदगी? दूसरी ब्याह कर लाएगा तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब रूबी जाएगी भी तो कहाँ? वो धोखेबाज तो उसे छोड़कर भाग गया और आखिर तुम ही तो हो, उसकी देखभाल कर रहे हो। भुला दो सारी बातें एक बुरे स्वप्न की तरह और अपना लो रूबी को। ये बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। मैंने रूबी की आंखों में पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव देखे हैं। बेटा, ईश्वर भी एक बार मौका देता है हमें, हम तो इंसान हैं। खाना खा लेना तुम लोग। अच्छा, मैं चलती हूँ। अंबर रात भर बस चाची की कही बातें ही सोचता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता बनाया, तब तक बच्चे भी उठ गए। अंबर ने कहा, जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करो। अच्छा पापा, फिर हम मम्मी को लेकर घर आएंगे। अंबर कुछ बोले बगैर ही चाय बनाने लगा। तुम सब जल्दी करो, बोलो ना पापा, मम्मी को अपने साथ लेकर आएंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल लेकर आएंगे, अब जल्दी करो। बच्चों के तो मानो पंख लग गए हों। सब नाश्ता करने के बाद अस्पताल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर साहब, अब कैसी है रूबी? अंबर ने राउंड पर निकले डॉक्टर से पूछा। अब वो खतरे से बाहर है, मगर अभी कमजोरी बहुत है, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा और बीच बीच में चेकअप के लिए भी आना पड़ेगा। क्या रूबी को घर ले जा सकते हैं? अंबर ने पूछा। अभी नहीं, कल सुबह ही डिस्चार्ज करेंगे उन्हें। अंबर और बच्चे सुबह अस्पताल पहुँचे और रूबी को डिस्चार्ज कराकर निकल पड़े एक नई मंजिल की तरफ, अपने जीवन में एक नई उड़ान भरने के लिए। कहानी समाप्त। दोस्तों, क्या अंबर ने रूबी को माफ करके सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।